टू विजडम राइज। आज हम लोग नीट के लिए फर्स्ट टेस्ट सीरीज़ को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आप चाहें तो पहले क्वेश्चन अटैम्प्ट करें, उसके बाद सोल्यूशन देखिए, क्वेश्चन रोक रोक के, या फिर आप साथ साथ सोल्यूशन भी करते चलें, दोनों ही आपके लिए फ़ायदा होगा। ओके, तो हम पहले बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैव सेम मैग्नेटिक मोमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैव सेम मैग्नेटिक मोमेंट बट डिफरेंट बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा कंपाउंड है जिसका मैग्नेटिक मोमेंट सेम होता है बट उसके बाद जो बॉन्ड ऑर्डर है वो डिफरेंट है। तो व्हाट इज़ द मैग्नेटिक मोमेंट? तो मैग्नेटिक मोमेंट डिपेंड करता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पर। मैग्नेटिक मोमेंट डिपेंड करता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पर। जिस कंपाउंड्स के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसमें मैग्नेटिक मोमेंट मिलता है। दूसरी बात क्या कि मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? तो मैग्नेटिक मोमेंट म्यू इक्वल्स टू अंडर रूल n+2, अंडर रूल n+2। और एक चीज़ और, ऑक्सीजन O2 के पास हमको पता चलता है कितने इलेक्ट्रॉन है? 16। जो हमको लगता है कि कॉन्फ़िगरेशन भी करेंगे तो भी कैसा आएगा, एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे, लेकिन ये इसका फिर भी नेचर कैसा होता है? पैरामैग्नेटिक होता है। ये आप लोग स्टार बना के याद रखिएगा कि ऑक्सीजन का नेचर पैरामैग्नेटिक होता है। जैसे कि आपने लोग बॉन्ड ऑर्डर अगर डिटेल में पढ़ा होगा तो ये मैं क्यों कह रही हूँ आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, और नहीं भी क्लियर हो रहा है तो अभी हम सबका बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या बात करी कि मैग्नेटिक नेचर कैसा हो सकता है किसी सब्सटेंस का। फिलहाल इसमें दो टाइप्स के हो सकते हैं, पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक मतलब वो सब्सटेंस जो मैग्नेटिक मूवमेंट के लिए अट्रैक्ट होते हैं, और डायमैग्नेटिक मतलब वो सब्सटेंस जो मैग्नेटिक मूवमेंट के लिए अट्रैक्ट नहीं होते या मैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए अट्रैक्ट नहीं होते। ठीक है, पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक क्लियर है। अब बात करते हैं, आपको बताना कि किसका मैग्नेटिक मोमेंट सेम है या मैग्नेटिक नेचर सेम है बट बॉन्ड ऑर्डर डिफरेंट है। तो बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होता है? तो बॉन्ड ऑर्डर इक्वल्स टू नंबर्स ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अपॉन 2। बॉन्ड ऑर्डर इक्वल्स टू नंबर्स ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अपॉन 2। और इसके लिए हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। ठीक है, वो भी कैसे? अकॉर्डिंग टू MOT। ठीक है, तो सबसे पहले हम O2 का करेंगे। O2 का करेंगे तो कितने टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए? इलेक्ट्रॉन हो गए 16। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2। फिर क्या हो जाएगा? सिग्मा 2px2 सिग्मा 2px2 सिग्मा उसके बाद पाई 2py2 पाई 2pz2। उसके बाद क्या हो जाता है? पाई स्टार 2py1 पाई स्टार 2pz1। क्यों ऐसा? क्योंकि इनका एनर्जी लेवल बराबर होता है। तो इनके पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए? 2। तो इसका मैग्नेटिक नेचर कैसा हो गया? पैरामैग्नेटिक। O2 इज पैरामैग्नेटिक। बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? तो हम पहले काउंट करेंगे नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो जो विदाउट स्टार के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। जो विदाउट स्टार वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हम बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। जैसे ये हमारा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, ये हमारा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, ये नहीं है, ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 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 है। एंटी बॉन्डिंग कौन है? एंटी बॉन्डिंग ये हमारे एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। ये वाला हमारा एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, ये एंटी बॉन्डिंग है और ये एंटी बॉन्डिंग है। तो ब्लैक वाला बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है और पर्पल वाला एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। काउंट करो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हो गए 2 4 6 8 10। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इज 10 माइनस एंटी बॉन्डिंग 2 4 5 and 6 माइनस 6 अपॉन 2 4 अपॉन 2
इक्वल्स टू 2। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया, O2 का 2 हो गया। ठीक है, ऐसे ही बाकी सबका भी आप बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेंगे, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। आप लोग सब लोग बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेना, मैं आप लोगों को बॉन्ड ऑर्डर और मैग्नेटिक नेचर बताती हूँ। तो O2 का बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया, 2 हो गया। O2 का बॉन्ड ऑर्डर आप लोग मैच कर लेना, O2 का बॉन्ड ऑर्डर इज़ 2। ठीक है, O2 का बॉन्ड ऑर्डर इज़ 2। O2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर इज़ 2.5। O2 सिंगल माइनस का बॉन्ड ऑर्डर इज़ 1.5। O2 डबल माइनस का बॉन्ड ऑर्डर इज़ 1। ठीक है, और O2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर इज़ 3। आप लोग निकाल लेना जल्दी से। ओके, नेचर बात करते हैं तो ये पैरामैग्नेटिक होता है, ये पैरामैग्नेटिक होता है, ये भी पैरामैग्नेटिक होता है, ये भी पैरामैग्नेटिक होता है, और ये जो बॉन्ड ऑर्डर 1 और 3 वाला है ये कैसा होता है, डायमैग्नेटिक नेचर का होता है। एक दूसरा तरीका भी बताते हैं कि जब पॉइंट में बॉन्ड ऑर्डर आते हैं तो नेचर कैसा होता है, पैरामैग्नेटिक। O2 का नहीं हो रहा है क्योंकि O2 क्या है, एक्सेप्शंस है। ठीक है, इसलिए O2 का नेचर नहीं हो रहा है। तो क्वेश्चन क्या है कि इसमें से सेम मैग्नेटिक नेचर बट बॉन्ड ऑर्डर डिफरेंट। तो इन दोनों का मैग्नेटिक नेचर सेम है, कैसा है, पैरामैग्नेटिक। और बॉन्ड ऑर्डर कितना है, तो O2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर इज़ 2.5 और O2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर इज़ 1.5। तो ऑप्शन नंबर 3 इज़ करेक्ट। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो क्या है, करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल सेंटर एटम in which of the following molecule center atom use orbital of different quantum numbers in the hybridization। इनमें से कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो डिफरेंट क्वांटम नंबर्स का ऑर्बिटल क्या करता है, यूज़ करता है, डिफरेंट क्वांटम नंबर्स का ऑर्बिटल यूज़ करता है, इनमें से कौन सा कंपाउंड। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं किसकी, सबसे पहले बात करते हैं हम FeO की। ओके, तो हमको पता कैसे चलेगा कि ऑर्बिटल्स कैसे डिफरेंट क्वांटम नंबर्स हैं, हमको इसके सेंट्रल मेटल एटम्स का क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। Fe का करेंगे तो Fe क्या है, Fe 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d 3d4। ठीक है, एटॉमिक नंबर हो गया 26। ओके, अब हम ये दो बात याद रखेंगे, 4s2 और 3d4 को। ठीक है, तो बाकी हम हटाएंगे। तो Fe के पास लास्ट आउटर क्या है, सिर्फ आउटर ऑर्बिटल्स लिखेंगे। तो Fe के पास आउटर ऑर्बिटल क्या है, Fe के पास आउटर ऑर्बिटल है, Fe के पास आउटर ऑर्बिटल है 4s2 3d4। ओके, Ni के पास आउटर ऑर्बिटल क्या होते हैं, 4s2 3d8। ठीक है, और कौन है, आयोडीन के पास आउटर ऑर्बिटल क्या होते हैं, आयोडीन मतलब 5p7। और लास्ट वाला कौन है, Xe। तो Xe का क्या होता है 5p5 और ये हो गया 6p6।
नहीं, इसका भी 5p6। एक्चुअली में मैंने किया क्या है, ये मैंने सबका आउटर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन लिखा है, ठीक है। तो सबसे पहले Fe में, Fe के कितने ऑक्सीडेशन नंबर होते हैं, 2 +2 और +3। तो +2 के लिए ये 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा, 3 के लिए 1 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकालेगा। तो एक के लिए क्वांटम नंबर 3 हो गया, दूसरे के लिए क्वांटम नंबर 4 हो गया। इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, सिर्फ +2, तो ये सिर्फ Ac में से इलेक्ट्रॉन निकालेगा। इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, 5 +7, ठीक है। तो ये 5s2 5p6 ये दोनों से निकालेगा। तो ये इसके लिए भी नंबर 5 हो गया, इसके लिए भी 5 हो गया। तो ये हो गया, ये 5p6 ये भी सिर्फ क्या करेगा, 5 से ही निकालेगा और 5s2 से निकालेगा। तो इसके लिए भी क्वांटम नंबर कितना हो गया, 5। तो इनके लिए जेनॉन के लिए 5, आयोडीन के लिए 5, निकेल के लिए 4 और आयरन के लिए 4 और 3 डिफरेंट क्वांटम नंबर्स। तो आयरन जो होता है, आयरन का +3 ऑक्सीडेशन नंबर में जो इन्वॉल्व होता है तो डिफरेंट क्वांटम नंबर शो करता है। इसलिए आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा, FeCO5। होप्स आप लोगों को बातें क्लियर हो गई हूँ। अगला क्वेश्चन, इन द कॉम्प्लेक्स NiH2O का 2 NH3 का 4 NH3 का होल 4 ऑक्सीडेशन नंबर +2 द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ Ni, ठीक है। तो Ni का हमको क्या बताना है, मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट बताने से पहले आप Ni का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो इन द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो अमोनिया क्या है, न्यूट्रल कंपाउंड, तो अमोनिया क्या है, अमोनिया इज़ अ न्यूट्रल कंपाउंड। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0, इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर 0। तो Ni का ऑक्सीडेशन नंबर +2, Ni का एटॉमिक नंबर 28, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p, या लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, पूरा लिखने की क्या ज़रूरत है। तो निकिल का लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या था, 3d8 and 4s2। निकिल का लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज़ 3d8 4s2। 2 के लिए 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 3d8 4s0। डी ब्लॉक के पास कितने ऑर्बिटल, 5। इलेक्ट्रॉन फिल करो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 2। तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बताया था, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2, तो म्यू इक्वल्स टू क्या होता है, √n+2 Bm। ये फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक मोमेंट निकालना। एन क्या था, नंबर्स ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कितने हो गए, 2 2 + 2, 2 + 2 इज़ 4, 4 2 ज़ा 8, √8, ठीक है, √8, ओके, √8। और √8 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2.83। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2। या तो आप √8 को क्या लिख सकते हो, 2 × 2 × 2, 2 × 2 और 2 बाहर निकाल के अंदर क्या हो जाएगा, √2। और √2 की वैल्यू क्या होती है, 1.41। तो 1.41 में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2.81 आएगा, सॉरी 2.82 आएगा, ठीक है। तो 2.82 के सबसे नियरेस्ट 2.83। तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट, ओके, ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। अगला फॉर्मूला, अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट एक्ट एज इलेक्ट्रोलाइट। तो व्हाट इज एन इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट इज अ सब्सटेंस विच डिजॉल्व इन वाटर एंड गिव पॉजिटिव एंड निगेटिव आयन। तो इनमें से कौन सा सब्सटेंस पॉजिटिव नेगेटिव आयन नहीं देगा, वो ये इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, ठीक है। तो सबके कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, पहले का कॉम्प्लेक्स बनाएंगे CO NH, ओके, सबका कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। हाँ, तो पहले का कॉम्प्लेक्स बनेगा CO NH3 का होल 6
और Cl3। तो ये पानी में डिजोल्व हो गया तो ये क्या बनाएगा, ये +3 और ये -3 बनाएगा, Cl1 माइनस बनाएगा और ये CONH3 का होल 6 +3 बनाएगा, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव आयन बनाएगा। अगर इससे नहीं समझ में आ रहा तो Cl तो नेगेटिव आयन बनाएगा ना, तो सामने वाला तो पॉजिटिव बनाएगा ही। दूसरे में देखेंगे तो क्या हो जाएगा, CONH3 का 5, क्योंकि यहाँ पर 5 है, Cl और Cl2, ठीक है। तो ये भी पॉजिटिव और नेगेटिव आयन बनाएगा। ये मैं कैसे बता रही हूँ, क्योंकि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6, और 6 कोऑर्डिनेशन कोबाल्ट को पूरा करना है, मतलब ये 6 लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। थर्ड वाला करेंगे तो आपको पहले दूसरे दोनों में इलेक्ट्रॉन, CONH3 का 4, अभी कोऑर्डिनेशन नंबर इसको 6 पूरा करना है तो Cl2। व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर इज द नंबर ऑफ लोन पेयर दैट एक्सेप्टेड बाय सेंट्रल मेटल आयन। तो ये भी क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है, क्योंकि ये Cl नेगेटिव आयन बना रहा है। लेकिन लास्ट वाला CONH3 का NH3 का होल 6 Cl3, NH3 का होल 3 Cl3, यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर कोई सब्सटेंस नहीं है, मतलब ये इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस नहीं है। होप्स आप लोगों को बात क्लियर हुई हो। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी क्या है, करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट कि आपका जो COCl3 और 3NH3 है वही इलेक्ट्रोलिटिक सब्सटेंस नहीं है या इलेक्ट्रोलाइट नहीं है। अगला क्या है, डाईमेथिल ग्लाइकोक्सामाइन glycoxime gives a red precipitate with Ni2+, which is used for its detection. To get this precipitate readily, the best pH range. तो Ni क्या है, निकल क्या है, निकल इज अ मेटल, और मेटल्स क्या बनाते हैं, मेटल्स प्रोड्यूसेस बेस। तो इसका पीएच क्या हो सकता है, बेस का पीएच 9 से 11 के बीच में, ठीक है, 9 से 11 के बीच में इसका पीएच हो सकता है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग मोलिकुलर ज्योमेट्री इज नॉट प्रोड्यूस बाय sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन मतलब 5, ठीक है, 3 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर क्या बनाएंगे, आपका टी शेप्ड बनाएंगे, ठीक है। 2 बॉन्ड पेयर और 3 लोन पेयर क्या बनाएंगे, लीनियर बनाएंगे, ठीक है। 4 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर क्या बनाएंगे, शी शॉ बनाएंगे। शी शॉ मतलब ऐसा, ये सेंट्रल मेटल एटम है, 1 2 3 4 और 5 यहाँ पर लोन पेयर रहता है, तो इसी स्ट्रक्चर को शी शॉ बोलते हैं। क्या नहीं बनाएगा, ट्रायंगुलर प्लेनर नहीं बनाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अगला, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम विल चेंज व्हेन। ओके, तो हाइब्रिडाइजेशन निकालने का फॉर्मूला क्या है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम प्लस मोनो वैलेंट एटम माइनस पॉजिटिव चार्ज प्लस निगेटिव चार्ज, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब आप इससे हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हो, या तो दूसरी चीज़ समझो, H+ के पास कितने नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, 0। तो अगर कोई 0 इलेक्ट्रॉन के साथ जा रहा है और हाइब्रिडाइजेशन में इलेक्ट्रॉन ही पार्ट ले रहा है, तो वहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन चेंज होगा, नहीं चेंज होगा। F- के पास कितने इलेक्ट्रॉन, 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स जो लेके ये BF3 के पास जा रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन दो लेके जा रहे हैं, तो एक बॉन्ड भी इंक्रीज करेगा, तो इसलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन बदलेगा, बाकी दोनों का हाइब्रिडाइजेशन नहीं बदलेगा। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड जो है वही क्या है, करेक्ट है। बाकी आप हाइब्रिडाइजेशन भी निकाल सकते हैं। हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला क्या होता है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस मोनोवैलेंट एटम माइनस पॉजिटिव चार्ज प्लस निगेटिव चार्ज, ठीक है। अगला, DZ ऑर्बिटल इज नॉट इन्वॉल्व विच ऑफ द फॉलोइंग हाइब्रिडाइजेशन। तो जो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उसमें DZ ऑर्बिटल ऑब्टेन नहीं होता है, और सिर्फ DsP2 ही जो है यहाँ एग्जाम्पल में इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, इसीलिए इसमें DZ ऑर्बिटल इन्वॉल्व नहीं होगा, ठीक है। इनर ऑर्बिटल आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, तो इनर आउटर ऑर्बिटल्स और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स डिपेंड करता है डी पे। जैसे फॉर एग्जांपल हम एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, ओके, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं हम इसका, निकिल का कर लेते हैं फॉर एग्जांपल। निकिल का एटॉमिक नंबर 28, लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d8, ठीक है। अरेंज करो तो ये कैसा हो जाएगा,
3d8, ठीक है, 3d8, 4s2, 4 चौथे ऑर्बिट में घुस गया तो 4p0 और 4d0, 4d0। तो अगर ये वाला d ऑर्बिटल ये इंक्लूड होगा तो इसको हम बोलेंगे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और ये वाला होगा तो इनर। और इसी में क्या होते हैं, dz ऑर्बिटल इंक्लूड नहीं होते हैं, तो इसी को हम क्या कहते हैं, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये हो गया आपके इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। डी के पांचों ऑर्बिटल्स का नाम क्या होता है, तो पहले ऑर्बिटल का नाम होता है dxy, डी के पहले ऑर्बिटल का नाम होता है dxy। दूसरे ऑर्बिटल का नाम क्या होता है dyz। तीसरे ऑर्बिटल का नाम क्या होता है dzx। चौथे ऑर्बिटल का नाम क्या होता है dx² - y²। पांचवें ऑर्बिटल का नाम होता है dz²। शेप आप लोगों को सबका आता ही होगा, तो अभी शेप की बात नहीं करेंगे, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। ठीक है, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 9 इज विच ऑर्डर इज इनकरेक्ट। ओके, क्वेश्चन में आप लोग एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि आपको कब करेक्ट पूछ रहा है, कब इनकरेक्ट पूछ रहा है। ठीक है, नहीं तो इसी में हमेशा कन्फ्यूजन हो जाती है। कई बार आप लोग को आंसर आता हुआ रहता है, फिर भी आप करेक्ट की जगह इनकरेक्ट और इनकरेक्ट की जगह करेक्ट पुट कर देते हैं, तो आप उस चीज़ का ध्यान रखें। ठीक है, तो विच ऑफ द ऑर्डर इज इनकरेक्ट। आईपी का मतलब समझ में आ रहा होगा कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करें। तो जब हम किसी पीरियड में लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या करती है, इंक्रीज़ करती है, और ग्रुप में टॉप टू बॉटम आते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या करती है, डिक्रीज़ करती है। ठीक है, तो पीरियड में सोडियम लेफ्ट साइड है, मैग्नीशियम, तो सोडियम इज़ द प्रेजेंट ऑन लेफ्ट साइड और मैग्नीशियम इज़ राइट साइड, तो सही बात है, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, मैग्नीशियम की ज़्यादा होगी। ठीक है, गैलियम और एल्युमिनियम, तो ये दोनों बोरॉन फैमिली के एलिमेंट्स हैं। बोरॉन फैमिली में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, एक बार फटाफट, बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। ठीक है, बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम और इंडियम और थैलियम। ओके, बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम और इंडियम और थैलियम। तो यहाँ पर थोड़ा सा एक्सेप्शन आ जाता है कि गैलियम की फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी बोरॉन से ज़्यादा होती है, बट जनरली ग्रुप में ये ट्रेंड क्या होता है, डिक्रीज़ होता है। थर्ड नंबर पर Cl- और Cl में, तो ऑफकोर्स Cl- की आयोनाइजेशन एनर्जी जो होगी, Cl की जो होगी ऑफकोर्स Cl- से बड़ी होगी, क्योंकि Cl- भले स्टेबल आयन है, बट Cl के पास 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन है, जबकि Cl- के पास 18 इलेक्ट्रॉन और 17 प्रोटॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन निकालना इसलिए कंपैरेटिवली ईजी होगा। बात करते हैं लास्ट हमारा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो नाइट्रोजन जो होता है, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3p3 और ऑक्सीजन का कितना होता है 3p4। 3p3 क्या है, कंपैरेटिवली स्टेबल हाफ स्टेबल ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन है। जब एक इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है 3p2 और इसका हो जाता है 3p3। अब ज़्यादा स्टेबल कौन हो गया, ऑक्सीजन। तो सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन इज ऑलवेज हायर देन नाइट्रोजन। Okay, second ionization energy of oxygen is always higher than nitrogen. अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या बताता है, द फर्स्ट 4 आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू ऑफ एन एलिमेंट इज 191578872 एंड 5962 किलो कैलोरी। द नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द एलिमेंट। ओके, तो इसके लिए थोड़ा सा बेसिक नॉलेज लगाएंगे, थोड़ा सा बेसिक नॉलेज ये लगाएंगे कि अब सबकी आयोनाइजेशन एनर्जी का गैप देख लो। तो सबसे ज़्यादा गैप कहाँ है, इसके और इसके बीच में। ठीक है, डबल से भी ज़्यादा गैप हो रहा है। हालांकि हमको पता है कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी के कंपैरिजन में सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी हमेशा ज़्यादा होती है, और सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी के कंपैरिजन में थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी हमेशा ज़्यादा होती है। ये फैक्ट है, तो ये तो हमको पता है। तो हम क्या करेंगे, लेकिन इधर देखो गैप कितना ज़्यादा हो रहा है, तो मतलब ये फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड और फोर्थ में बहुत गैप है, तो फोर्थ किसका होगा, नोबल गैस का। ठीक है, तो मतलब इसके पास कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन, 3। ठीक है, 3 बैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है
इसके अंदर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट डी ब्लॉक। ठीक है, तो डी ब्लॉक के बारे में इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो मोस्ट ऑफ दीज एलिमेंट फॉर्म एलर ड्यू टू सिमिलरिटी इन साइज अलोंग पीरियड एज वेल एज ग्रुप। एलॉय मीन्स क्या होता है? जब मेटल से मिलते हैं, हम मेटल्स नॉन मेटल से मिलते हैं, तो वो जो उनके मिक्सचर का कंपाउंड होता है उसी को हम एलॉय करते हैं। एलॉय इज अ मिक्सचर ऑफ सॉलिड टू सॉलिड। ठीक है, तो हाँ, इस ब्लॉक के सभी एलिमेंट्स, मोस्ट ऑफ एलिमेंट्स एलॉय का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, से जिंक करता है, कॉपर करता है, निकल करता है, तो बहुत लोग करते हैं। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट इज करेक्ट। साइज ऑफ 3D एंड 4D एलिमेंट इज सेम ड्यू टू इफेक्ट ऑफ लेंथेनाइज कॉन्ट्रैक्शन। तो नहीं, ये रीज़न नहीं है 3D और 4D के एलिमेंट्स का साइज़ लगभग सेम होने के लिए। ठीक है, तो ये कैसा स्टेटमेंट है? ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ओके, आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ जिंक इज़ हाईएस्ट, ऑफकोर्स हाईएस्ट, क्योंकि जिंक इज़ द मोस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ थर्ड पीरियड इन द डी ग्रुप या डी ब्लॉक 3D10 एंड 4s2। तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी तो हाईएस्ट होगी। दूसरा, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ कॉपर इज हाईएस्ट देन 3D। तो आपको पता है कॉपर क्या है? एक्सेप्शन है। कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3D10 एंड 4s1। तो पहला इलेक्ट्रॉन तो इजीली निकल जाएगा, लेकिन फिर से स्टेबल ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन, तो ये भी बात सही है। तो बात कौन सी गलत है? दूसरी। अगर आपको ये पता ना हो कि दूसरी बात गलत है, तो आप ये भी कर सकते हैं कि आप बेसिक मतलब एलिमिनेट कर सकते हैं आंसर, और एलिमिनेशन से भी आपका आंसर आ जाएगा। अगला है कि इनमें से एक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया, वो कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है। ठीक है, तो हम बात करते हैं। एस फुल भरा हुआ है। ठीक है, एस फुल भरा हुआ है, डी में 1 इलेक्ट्रॉन और पी में 7 इलेक्ट्रॉन, सॉरी एफ में 7 इलेक्ट्रॉन। तो आपको पता होगा कि जब हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NS2 N-1 D1। 1 क्यों? लेंथेनियम, उसके बाद आगे एक्टेनियम, उसके बाद आगे फिर N-2 F14। मतलब F14 भर के ही हम वापस डी को फुल करेंगे, लेकिन इसमें F कितना है? 7 है। तो ये कौन से ब्लॉक का एलिमेंट हो गया? कौन से ब्लॉक का एलिमेंट हो गया? एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन रिएक्ट एज एसिड एंड बेस। तो इसमें तीनों के तीनों एसिड बेस दोनों बनाते हैं, ये दोनों तो आपको पता है, बट जिंक ऑक्साइड भी एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर सकता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, कौन सा एंडोथर्मिक प्रोसेस है। तो बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है, वो कैसा प्रोसेस होता है? एक्सोथर्मिक होता है। लेकिन कब? जब हमारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा हो? अनस्टेबल हो। लेकिन जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा हो जाता है? स्टेबल हो जाता है, तो एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन को रिमूव नहीं करना चाहते। तो हमने कितने टाइप्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखे हैं स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग। तो पहला ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन सा हो गया? मैजिक नंबर वाला, ये वाला 2 8 8 18। ठीक है, या फिर बोर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी इसको कह सकते हैं। ये पहला स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। दूसरा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन सा होता है? ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, जैसे एस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6 इलेक्ट्रॉन, डी में 10 इलेक्ट्रॉन और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन, ये भी स्टेबल हो गया। तीसरा कैसा होता है? तीसरा कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है? हाफ फिल्ड ऑर्बिटल। एस की तो बात छोड़ देते हैं, पी में 3 इलेक्ट्रॉन, तो भी कंप्लीटली स्टेबल है। डी में 5 इलेक्ट्रॉन और एफ में 7 इलेक्ट्रॉन, तो ये थर्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो किसी की कॉन्फ़िगरेशन इन तीनों में से एक जैसी भी होगी, तो वो प्रोसेस कैसा हो जाएगा? एंडोथर्मिक, क्योंकि स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले इलेक्ट्रॉन रिमूव करना नहीं चाहते, तो वो कैसा कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा? स्टेबल। ये बताओ स्टेबल कि अनस्टेबल? स्टेबल, तो प्रोसेस कैसा? एंडोथर्मिक। ये स्टेबल कि अनस्टेबल? अनस्टेबल, तो प्रोसेस कैसा? एक्सोथर्मिक। ये स्टेबल कि अनस्टेबल? अनस्टेबल, तो प्रोसेस कैसा? एक्सोथर्मिक। मैच कर लो, ए से ई निकालेंगे एंडोथर्मिक है, सॉरी एक्सोथर्मिक है,
नहीं, इंडोथर्मिक है। बी से ये निकालेंगे इंडोथर्मिक है, नहीं एक्सोथर्मिक है। सी से ये निकालेंगे एक्सोथर्मिक है, तो ऑफकोर्स एक्सोथर्मिक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। होप सो आप लोगों को ये बात क्लियर हुई हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ लैटिस एनर्जी इज करेक्ट। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ लैटिस एनर्जी इज करेक्ट। ओके, तो लैटिस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइन। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। ठीक है, अब इसमें से बताना है करेक्ट कि इनकरेक्ट। रुको एक मिनट, इज़ नॉट करेक्ट, हाँ इनकरेक्ट ऑर्डर बताना है। ठीक है, तो लैटिस एनर्जी क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। जिसका मतलब क्या, अगर साइज बढ़ी तो लैटिस एनर्जी कम, चार्ज बढ़ा तो लैटिस एनर्जी ज़्यादा। ओके, साइज बढ़ी तो लैटिस एनर्जी कम, चार्ज बढ़ा तो लैटिस एनर्जी ज़्यादा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखेंगे, NaCl और N2S में किसका चार्ज बढ़ा है, Cl का कि S का, सल्फर का, तो लैटिस एनर्जी ज़्यादा है। ओके, दूसरा देखेंगे KF LiF MgO। तो पहले एक एक का कंपैरिजन कर लेते हैं। KF और LiF में चार्ज तो बराबर हो गया, लेकिन साइज़ किसका बड़ा, पोटेशियम का कि लिथियम का, पोटेशियम का। साइज़ छोटा किसका, लिथियम का। लैटिस एनर्जी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तो ये ऑर्डर सही है। लिथियम और मैग्नीशियम के साइज़ की बात नहीं करते, डायरेक्टली हम बात करते हैं पहले चार्ज की। तो फ्लोराइड पे कैसा चार्ज, -1, ऑक्साइड पे कैसा चार्ज, -2। चार्ज बढ़ा तो ये बढ़ा। ठीक है, MgO पर कितना चार्ज, +2 -2। AlN पे कितना चार्ज, +3 -3। चार्ज बढ़ा तो इसका लैटिस एनर्जी बढ़ा। बचा कौन, यही बचा। ठीक है, जो बचा वही करेक्ट ऑप्शन है। नहीं तो देखो NaCl में और MgO में O का चार्ज बढ़ा कि Cl का चार्ज बढ़ा, ऑफकोर्स ऑक्सीजन का चार्ज बढ़ा, तो लैटिस एनर्जी यहाँ ज़्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन लैटिस एनर्जी यहाँ ज़्यादा लिखी, तो ये क्या है, इनकरेक्ट ऑर्डर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, सॉरी विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ठीक है, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो क्या है, करेक्ट है। ठीक है, तो पहला NaCl is an insulator due to presence of iron. NaCl is conductor due to mobility of iron. Graphite is an insulator due to absence of delocalization of electron. K is an insulator due to its solid state. तो ये क्वेश्चन आपको देख के ही आंसर पता चल गया होगा कि NaCl क्या है, कंडक्टर है, क्योंकि उसके आयंस जो होते हैं वो मोबाइल होते हैं। मोबाइल मतलब ऐसे पार्टिकल्स जो चल सकते हैं। तो एक्वस सोल्यूशन में NaCl के आयन मोबाइल पार्टिकल्स होते हैं। तो ये NaCl क्या होगा, क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी और हीट दोनों का कंडक्टर होगा। थैंक यू सो मच। इसके बाद हम क्वेश्चन 50 तक पूरा सॉल्व करेंगे, लेकिन वो सेकंड पोर्शन में करेंगे। थैंक यू।